डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम विचार विमर्श। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ खास पहलुओं पर चर्चा करते हैं, जिसके जरिए आप तक कुछ बारीक और सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जाती है, ताकि हमारे किसान भाई उन जानकारियों का सही तरीके से इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें, अपनी आय को बढ़ा सकें और अपने जीवन में आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षा ला सकें। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि हर शनिवार रात के 8 बजे हम आपसे मुलाकात करते हैं और आपके साथ मिल बैठकर विचार विमर्श करते हैं। तो विचार विमर्श के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज हम अपने किसान भाइयों की आय को बढ़ाने के बारे में। हमारे किसान भाई अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, और न केवल किसान भाई, हर किसी को एक अच्छी आमदनी और साथ ही साथ अगर आमदनी का कोई अलग से सोर्स बन जाए तो ये किसको नहीं पसंद। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आमदनी का जरिया बनाए कैसे और किस चीज़ को बनाया जाए, कैसे आमदनी अर्जित की जाए। एक से अधिक अगर जरिया होगा आमदनी अर्जित करने का तो किसान भाई भी खुशहाल रहेंगे, उनका जीवन खुशहाली से भरा रहेगा। और अगर कोई भी इस जगह से जुड़ना चाहता है या कृषि क्षेत्र से जुड़ना चाहता है तो कैसे अपनी एक से अधिक आमदनी को बना सकता है, इसके बारे आज हम चर्चा करेंगे। तो इस क्षेत्र में एक सबसे पहल जो भारत सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, जिसका नाम है मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। शहद मिशन के जरिए कैसे मधुमक्खी पालन को बढ़ाया जा रहा है और भारत सरकार इस पर क्यों इतना जोर दे रही है, कैसे आप इस पहल से जुड़कर, इस मिशन से जुड़कर सफलता के मिशन को भी छू सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज विचार विमर्श करेंगे। कुछ खास जानकारी अपने खास एक्सपर्ट से जानेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और हमेशा की तरह सबसे पहले इस कार्यक्रम की आन बान शान यानी जो हमारे मेहमान होते हैं, एक बार उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। तो सबसे पहले आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार राणा जी। आपका बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं केवी के उज्ज्वा से। साथ ही साथ आज हमारे साथ डॉक्टर सचिन सुरेश जी हैं, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप हनी बीज पॉलिनेटर्स ICR IRI से हैं। साथ ही आज हमारे साथ एक सफल किसान और एंटरप्रेन्योर कहें तो विनय फोगाट जी हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप बी कीपर हैं, हनी स्टार्टअप किया है आपने, झज्जर से आप बिलोंग करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि मधुमक्खी पालन और शहद मिशन क्या है और कैसे किसान भाई से जुड़कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। मधुमक्खी पालन खेती से जुड़ा एक व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। खेती के साथ साथ भी आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। बेरोजगार युवकों के लिए तो मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन स्वरोजगार का जरिया है। हालांकि मधुमक्खी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का पता होना जरूरी है, जैसे मधुमक्खी पालन कब और कहां करना अच्छा रहता है और इसका तरीका क्या है। जिन इलाकों में फूलों, सब्जियों और फलों की खेती होती हो, ऐसी जगह पर मधुमक्खी पालन करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। मधुमक्खी पालन करने वाली जगहों पर साफ पानी और ताज़ी हवा होना जरूरी है, लेकिन नमी नहीं होनी चाहिए। दरअसल मधुमक्खी पालन के कई लाभ हैं, जैसे मधुमक्खी पालन फसलों के परागण में उपयोगी होता है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। इसके अलावा शहद और अन्य उच्च मूल्य वाले मधुमक्खी उत्पाद जैसे मधुमक्खी मोम, मधुमक्खी पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, मधुमक्खी विष आदि प्राप्त करके किसानों व मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि भी होती है। देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के हिस्से के रूप में मधुमक्खी पालन का काफी महत्व है। इसी को देखते हुए सरकार ने एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत 3 साल 2020-21 से 2022-23 के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन की घोषणा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्धन और विकास करना था। इसके अलावा मिशन के मुख्य उद्देश्यों में
कृषि और गैर कृषि परिवारों के लिए आमदनी और रोजगार संवर्धन के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन उद्योग के समग्र विकास को प्रोत्साहन देना, कृषि व बागवानी उत्पादन को बढ़ाना और अवसंरचना सुविधाओं के विकास के साथ ही एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र, शहद परीक्षण प्रयोगशाला और मधुमक्खी रोग निदानिकी प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देना भी शामिल रहा। इनके साथ ही परंपरागत भर्ती केंद्रों, एपीथेरेपी केंद्रों, न्यूक्लियस स्टॉक, बी ब्रीडर्स आदि की स्थापना और मधुमक्खी पालन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करना भी इस मिशन का मकसद रहा। रिपोर्ट में हमने देखा कुछ खास बातें कि किस तरीके से इस मिशन में क्या क्या फायदे किसान भाई ले सकते हैं और कैसे ये आमदनी को बढ़ाता है, लेकिन उससे और बारीक बातें क्या है और सटीक जानकारी क्या है और जो हमारे मन में सवाल है उसकी जानकारी लेंगे अपने खास मेहमानों से। सबसे पहले डॉक्टर सचिन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर सचिन जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस कार्यक्रम में विचार विमर्श के। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मधुमक्खी पालन और शहद मिशन जो ये शुरू किया गया है, ये क्या है, कैसे आमदनी को बढ़ाता है, आज मौजूदा स्थिति भारत में क्या है, और जब से मीठी क्रांति की शुरुआत हुई थी और मीठी क्रांति की जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे सपने हैं, उसको साकार करने में ये शहद मिशन और मधुमक्खी पालन किस तरीके से रोल निभा रहा है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जैसे नेशनल बी बोर्ड की स्थापना 2006 में हुई थी जी, तो उसके बाद जो लगातार हम फिर जो 14 साल हमने काम किया, तो काम में जो कुछ चल रहा था उससे फिर आगे बढ़ने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री की से पहल से हमने नेशनल मधु क्रांति मिशन जैसे NBHM की स्थापना 2020 में की। इसमें 500 करोड़ का आवंटन किया गया। तो इसमें 3 मिशन बनाए गए, मिनी मिशन 1, मिनी मिशन 2 और मिनी मिशन 3। तो मिनी मिशन 1 में किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए सहायता दी जाती है। ये किसी को KVK या फिर गवर्नमेंट संस्था या गैर जो सरकारी संस्थान है उसको कुछ फंडिंग की जाती है ताकि वो किसानों को ट्रेनिंग दी जा सके। तो मिनी मिशन 2 में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी, जैसे भी हनी प्रोसेसिंग के बाद या हनी से जो भी कुछ चीज़ें बनती है, जैसे कैंडल्स है बनते हैं, फिर हनी से काफ़ी अन्य उत्पादन भी, जैसे बी पोलन है, बी थेरेपी है, तो इसके रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है मिनी मिशन 2 में आता है। और ये दोनों को सपोर्ट करने के लिए रिसर्च अनुसंधान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंतर्गत मिनी मिशन 3 में फंडिंग की जाती है ताकि जो भी संस्थान इसमें अनुसंधान कर रहे हैं उनको पैसा दिया जाता है ताकि उस पर आगे रिसर्च हो। डॉक्टर देवेंद्र जी का रुख करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र जी, अगर हम बात करें KVK की, तो KVK की भूमिका कृषि के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व बदलाव हमने देखे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि KVK दिन रात लगकर किसानों के हित में काम करता है। लेकिन अगर हम बात मधुमक्खी पालन या शहद मिशन की करें, KVK की भूमिका किस तरीके से इसके अंदर है और क्या कुछ KVK इसमें आगे की प्लानिंग कर रहा है और क्या अभी मौजूदा समय पर क्या कुछ इसके अंतर्गत आता है? कृषि विज्ञान केंद्र मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में बहुत सहयोगी सिद्ध हो रहा है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संदेश है कि किसान की आय जो है किस प्रकार दुगनी की जाए, उसमें मधुमक्खी पालन एक सहयोगी है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि किसान भाई अपनी खेती जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ जो मधुमक्खी पालन है उसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा किसी ज़मीन की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत पढ़े लिखे होने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए है कि आप एक प्रशिक्षण लें, क्योंकि ये काम जो है, क्योंकि मधुमक्खी क्या है, कीट है, सामाजिक कीट है, उसकी भूमिका के बारे में जानना, उसकी कार्यकलापों के बारे में जानना, ये किसान भाई या जो भी मधुमक्खी पालना चाहता है या सीखना चाहता है उसको पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला है कृषि विज्ञान केंद्र जो अपनी भूमिका अदा कर रहा है कि जो नवयुवक हैं या किसान भाई जो मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। वो 10 से लेके 21 दिन तक भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण देने के उपरांत जो भी उनकी आगे की किस प्रकार वो शुरुआत करे, कौन सी स्कीम हो सकती है किसानों के लिए, क्योंकि सरकार द्वारा कई स्कीम भी हैं कि किस तरह से उनको जो है फ़ायदा मिल सकता है सरकार की स्कीम के द्वारा, और फिर उनको कहाँ से उनको बॉक्स लेने हैं, कहाँ से क्योंकि बहुत सारे बी कीपर ऐसे हैं जो मधुमक्खियाँ भी सप्लाई करते हैं। जैसे हम बात करेंगे, अगर प्रजातियों की बात करें आगे, कि ऐसी कौन सी प्रजाति है जो सबसे अधिक शहद का उत्पादन भी करती है और व्यावसायिक रूप से, क्योंकि व्यावसायिक रूप से उसको पाला जा सकता है। तो इटालियन मधुमक्खी की हम बात करेंगे
तो कैसे मिल सकती है, कहाँ से मिल सकती है, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र जो किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण भी दे रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम भी किसान भाइयों के किए जाते हैं। साथ ही साथ उनको ये भी अवेयर किया जाता है। कई बार किसान क्या है, ये सोचता है कि जो मधुमक्खी है अगर हम इसको फसलों के आसपास रखेंगे तो कहीं ये हमारी जो फूलों का रस चूसेगी, ऐसी कई बार भ्रांति होती है। तो उसके बारे में भी किसान भाइयों को जागरूक करता है कि मधुमक्खी तो आपके फायदे की चीज़ है कि जिस फसल के आसपास आप रखोगे उससे कई गुना तक जो है 70, 80% तक भी आपका जो है उसमें आपकी फसल में उसकी उपज में वृद्धि होती है। जी, तो मधुमक्खी पालन से अनेक फ़ायदे हैं और केवीके किस तरीके से भूमिका निभा रहा है, डॉक्टर देवेंद्र जी ने ये तमाम बातें आपको बताई हैं। फिलहाल विनय जी का रुख करते हैं। विनय जी एक सफल उद्यमी है। विनय जी, मैं आपके पास आता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, और दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कब से आपने इसकी शुरुआत करी, कब आप हनी बी कीपिंग के बारे में आपने जाना, कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली, और जब ये जानकारी आपको मिली उससे पहले आप क्या करते थे और उसके बाद आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरा नाम विनय फोगाट है और मैं गांव मलिकपुर, ज़िला झज्जर, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने करीब ये 2009 में केवीके झज्जर से मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली और उसके बाद इस व्यवसाय को करना शुरू किया। करीब 200 बॉक्स से मैंने शुरुआत की थी इसकी। तो शुरुआती स्तर पर मैं समझता था कि शहद ही आय का एकमात्र स्रोत है इसमें, लेकिन शहद ही नहीं, शहद से ज़्यादा कीमती अन्य उत्पाद भी हैं जो आय को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसमें मेरी काफ़ी दिलचस्पी बढ़ी और मैंने इस व्यवसाय को पूर्ण रूप से अपनाया। आज मेरे पास करीब 1150 मधुमक्खी के बॉक्सेज हैं और मैं इसके अन्य उत्पाद भी निकालता हूं। तो मैं सभी किसान भाइयों से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आय का बढ़ाने का सबसे अच्छा स्रोत मधुमक्खी पालन है और मधुमक्खी पालन को आप अपनाएंगे तो इससे आपको अलग अलग फूलों पे जब मधुमक्खियाँ भ्रमण करती हैं तो अलग अलग तरह के शहद निकलते हैं। जैसे तुलसी का शहद है या कश्मीर का अकेसिया का शहद निकलता है या फिर सरसों का शहद निकलता है। और सरसों का शहद तो इतना ज़्यादा गुणकारी होता है कि वो जैसे ही निकलता है 2 से 3 दिन के अंदर जम के बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, देसी घी की तरह। और उस शहद के अंदर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि उसके अंदर 18 प्रकार के एसिड, 12 प्रकार के मिनरल और 18 प्रकार के अमीनो एसिड, 5 प्रकार के एंजाइम और 17 प्रकार के ट्रेस एलिमेंट पाए जाते हैं शहद के अंदर। 26 प्रकार के बायोफ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं और 8 प्रकार के लिपिड पाए जाते हैं। ये सभी गुण शहद के अंदर है। लेकिन मैं सभी उपभोक्ताओं को कहना चाहूँगा कि शहद असली होना चाहिए, उसके लिए आपको किसान से ही शहद खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट में चीज़ें मिलती हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिलावट शहद के अंदर होती है। जैसे कॉर्न सिरप है, राइस सिरप है या इन्वर्ट शुगर है। अगर इन चीज़ों को आप खाएंगे तो 5 से 7 साल में आपको कैंसर होना निश्चित है। तो आप जागरूक बनिए, एक तो शहद को अपने जीवन में शामिल करिए और मधुमक्खी पालन से आपको शहद के साथ साथ जैसे बी पोलन निकलता है जो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। प्रोटीन को ह्यूमन बॉडी करीब 24 से 25% तक ही डाइजेस्ट कर पाती है। और मधुमक्खियाँ जब कच्चा बी पोलन फूलों से लेकर आती हैं तो उसमें जो है नेक्टर मिलाकर करीब 2 से 3 महीने के फर्मेंटेशन प्रोसेस से बी ब्रेड तैयार होता है, जिसको ह्यूमन बॉडी करीब 80 to 90% तक डाइजेस्ट कर पाती है। और ये जो है शिलाजीत से भी ज़्यादा ताकत रखता है। और बी ब्रेड जो है, मैं कहना चाहूँगा जो भी पहलवान भाई हैं या जो खिलाड़ी हैं उनको शहद को तो शामिल करना ही चाहिए। बी ब्रेड को आप अगर डेली रूटीन में खाएंगे तो आप जो है जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे। और इसके अंदर प्रोटीन 40% है, अमीनो एसिड का ये बहुत अच्छा स्रोत है। और इसका जो बी ब्रेड है, बी ब्रेड को जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में ये अमीनो एसिड की वजह से प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में मदद करता है, जो हमारी मसल्स का 80% तक जो है, बॉडी का 80% तक हिस्सा है। तो आप जो है मधुमक्खियों के उत्पाद ज़रूर शामिल करिए। और जो मधुमक्खी जब काटती है किसान को, जो मधुमक्खी पालक होता है उसको काटती है तो उसको तो लाभ होता ही है। साथ में जब मधुमक्खी
किसी अन्य किसान भाई को जब काटती है तो एक 10 माइक्रोग्राम की जहर की बूंद में 2.5 से 3 हज़ार तत्व पाए जाते हैं जो सारे के सारे शरीर में लाभ पहुंचाते हैं। इससे कैंसर, एड्स, गठिया भाव, जोड़ों का दर्द ये सभी ठीक होते हैं। और एक बी प्रपोलिस मिलती है मधुमक्खियों से। बी प्रपोलिस इतनी ज़्यादा गुणकारी है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है ये बहुत अच्छा। और ये जब बी प्रपोलिस मधुमक्खियाँ फूलों से लेके आती हैं तो उससे एक हमने जो है पेन रिलीफ जेल तैयार किया है जो आय को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा स्रोत है। साथ में हम बोलते हैं कि ठीक है दिनेश जी, आपने बहुत सारे ऐसे फायदे बताए कि मधुमक्खियों से तमाम फायदे ले सकते हैं, और जो शहद के गुणकारी लाभ आपने बताए वो भी बहुत सारे बताए। मैं आपके पास लौटूंगा, फिलहाल डॉक्टर सचिन जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सचिन जी, हम बात अगर करें जो किसान भाई हमें देख रहे हैं, जो नए किसान हैं या फिर जिनके लिए ये क्षेत्र बिल्कुल नया है, अगर वो इस क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, मधुमक्खी पालन क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपनी तैयारी वो शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले किसान भाई जो भी कृषि विश्वविद्यालय है या केवी के संस्थान है पास में, या केवीआईसी की जो भी संस्थान है, वहाँ से पहले ट्रेनिंग ले। और जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँगा कि वहाँ किसी भी बी पालक जो मधुमक्खी पालक है उसके पास अगर 50 बॉक्स नहीं है तो उसको बी पालक, वो मधुमक्खी पालक नहीं कहलाया जाता है जी। तो इंडिया में भी हम जब एक्चुअली बहुत जगह ट्रेनिंग दिया जाता है तो उनको 2 या 3 बॉक्स दिए जाते हैं, तो ये मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। कम से कम जब कोई किसान को आप ट्रेनिंग देते हो 7 या 10 दिन का, तो उसको मिनिमम 10 बॉक्सेस तो दिए जाए, क्योंकि 1-2 बॉक्सेस से बी कीपिंग की नहीं की जाती है, और फिर जब तक वो समझ पाता है कॉलोनी वहाँ से भाग जाती है, या फिर कॉलोनी में कोई डिसीज आ गया वैसे वो मर जाती है। तो किसान भाई जो भी पहले जाना चाहिए, जैसे फोगाट साहब ने किया, पहले केवीके से ट्रेनिंग लिया, तो आप केवीके जाइए, या फिर हमारे AICRP जो अखिल भारतीय मौन एवं परागणकर्ता किट जो परियोजना है भारत सरकार की, जिसका मैं प्रकल्प समन्वयक हूँ, हमारे 25 सेंटर है पूरे इंडिया में। तो उत्तर भारत में पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, और बाकी अन्य राज्यों में भी। तो यहाँ के किसान यहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर केवीके में, जो भी केवी के पास में है, या फिर किसी कृषि विश्वविद्यालय की जो भी संस्थान है या कोई भी उसका स्टेशन है, वहाँ पर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद आपको काफ़ी प्रकार की आपको फंडिंग भी मिलती है, जैसे NBB से मिलती है, NBHM के अंतर्गत मिलती है, या KVIC से। KVIC के बहुत से जो ऐसे प्रकल्प है जिसमें जो भी किसान, जैसे कोई अगर पिछले जातियों में आता है तो उसकी उम्र 18 से अगर 55 साल तक की है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, और हर फैमिली से एक को ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो उनको फिर मिनिमम ट्रेनिंग के बाद फिर जो भी उसके साथ जो भी सामग्री आती है बी कीपिंग बॉक्सों के साथ, उसको दी जाती है, और मिनिमम 10 बॉक्सेस उसको दिए जाते हैं। और उसके बाद जो भी संस्थान है, KVIC के हो या KVK के हो, उससे उसको टेक्निकल सपोर्ट हमेशा मिलते रहता है। तो ये उसको सबसे पहले सीखना चाहिए। और जो काफ़ी मधुक्रांति जो पोर्टल बना है NBB ने, उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और कई प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप है, ऐसे उसके है हमारे AICRP के, उससे जुड़ के उसको हमेशा टेक्निकल सपोर्ट हमेशा उससे मिलता रहेगा। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, या फिर आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, या फिर जिस तरीके से डॉक्टर सचिन जी ने आपको बताया कि आप वहां से जानकारी एकत्र करके आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जो ज़रूरी हथियार है वो है जानकारी। बिना जानकारी के आप कोई भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले जानकारी हासिल कीजिए। इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे दोनों खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे किसान भाई अपनी एक से अधिक आय का जरिया बना सकते हैं और अच्छी आमदनी ले सकते हैं।
इसका एक मूल उपाय है कि आप मधुमक्खी पालन से अगर जुड़ते हैं तो आपको अच्छी आमदनी हो सकती है, लेकिन क्या तैयारियां करनी चाहिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र जी का रुख करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र जी, आपने बताया कि 10 से 21 दिन की तैयारी ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ये जो समय है ट्रेनिंग का, ये बिल्कुल इतना समय में जो आपके पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए किसान भाई, उनको सही तरीके से ट्रेनिंग मिल जाती है? क्या वो इतने दिन में तैयार हो जाते हैं? और ट्रेनिंग के बाद क्या व्यवस्थाएं होती हैं? जैसे डॉक्टर सचिन जी ने बताया कि 10 बॉक्स दिए जाते हैं, केवी के द्वारा वो बॉक्स उपलब्ध कराए जाते हैं या फिर इस बॉक्स की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है? कृषि विज्ञान केंद्र जो है, जो ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण कराता है, इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ भी प्रशिक्षण होता है। साथ ही खादी ग्राम उद्योग के द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाता है और नेशनल बी बोर्ड के द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाता है। खादी ग्राम उद्योग की अगर हम बात करते हैं, स्कीम की, अगर सरकार की स्कीम की बात करते हैं, तो वहाँ जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कि जो वहाँ प्रशिक्षण लेता है उसके उपरांत जो है उनको 10 बॉक्स की जो है वित्तीय सहायता दी जाती है। कुछ उनसे फंड लिया जाता है, बाकी उनको सब्सिडी के रूप में दी जाती है ताकि वो अपना काम शुरुआत कर सके। तो 10 बॉक्स से क्योंकि इसलिए शुरुआत छोटी की जाती है ताकि वो शुरुआत में सारी चीज़ें सीख ले। साथ ही साथ जैसे हम बात करें अगर प्रशिक्षण की 10 दिन में या 21 दिन की, तो जो बेसिक चीज़ें हैं, शुरुआत करने की जो बेसिक चीज़ है, उस दौरान सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि जो बीकीपर है, जो नहीं कि शुरुआत करना चाहता है, उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए। और ये प्रशिक्षण उस समय दिया जाता है जब उसका सीज़न होता है। जैसे अगर हम अभी बात करें कि दिल्ली की हम बात करें या हरियाणा की बात करें, तो यहाँ जो सरसों का क्षेत्र आता है, तो लगभग दिसंबर जनवरी में उस समय सरसों की भरपूर मात्रा होती है। तो उस समय जो है प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि पूरी तरह से प्रैक्टिकली जो है, जो ट्रेनीज है यानी कि प्रशिक्षणार्थी है, वो सारी चीज़ें सीख जाए। उसके उपरांत उसको सारी चीज़ बताई जाती है कि भाई अब कहाँ से आपको मधुमक्खी मिल सकती है। जैसे अभी पहले जिक्र किया कि खादी ग्राम उद्योग भी जो है मधुमक्खियाँ देता है, नेशनल बी बोर्ड भी देता है। इसके अलावा जो राज्य के जो कृषि के डिपार्टमेंट हैं, उनमें भी कहीं कहीं प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ कुछ जो है केंद्र सरकार के द्वारा, जो अभी हम बात कर रहे थे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की, जहाँ हम बात करते हैं, तो उसके कुछ सेंटर जो है सरकार ने बनाए हैं, जो कहते हैं मधुमक्खी पालन के जो है विकास केंद्र हैं, उनमें भी कहीं कहीं जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सरकार की तरफ से भरपूर कोशिश है कि किस प्रकार से किसान जो है मधुमक्खी पालन को अपनाए और अधिक से अधिक, जो बात कर रहे हैं हम आय की, अधिक से अधिक आय को अर्जित करें। जी, विनय जी का रुख करते हैं। विनय जी, आपने बताया कि आप आज 1100 बॉक्सेस के साथ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। अगर मैं आपके शुरुआती दिनों की बात करूं, क्योंकि आपने 2009 से शुरुआत करा था, 2009 में जब आपने शुरुआत किया तो आपके पास कितने बॉक्स थे, और 1100 बॉक्स तक पहुंचने के लिए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इन चुनौतियों से कैसे निपटे? जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको क्या सीख मिलनी चाहिए इस चुनौतियों से, या फिर आपकी इस जर्नी से आप क्या बताना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, करीब 2009 में मैंने करीब 50 बॉक्स से मधुमक्खी पालन की शुरुआत की थी। इसमें जो उद्यान विभाग है हमारे झज्जर जिले का, उसने हमारी बहुत मदद की, और उसमें बाद में जो इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर रामनगर कुरुक्षेत्र में है, वहाँ से भी बहुत हमें जो है टेक्निकल सपोर्ट मिला। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी आती है सर कि जब मधुमक्खी के बॉक्सेज हम कहीं भी माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगह लगाते हैं, तो आसपास के जो किसान भाई होते हैं वो आके ये कहते हैं कि भाई ये मक्खियाँ हमें काट लेंगी, या हमारे बच्चों को काट लेंगी, या हमारी फसल जो है उसका रस चूस लेंगी, इससे हमारा नुकसान होगा, आप इन बॉक्सेज को उठा के भाग जाओ यहाँ से। उन पर ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं या आग लगा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी ये है। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारत देश के किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि मधुमक्खी के बॉक्सेज, मान लीजिए किसी सरसों की फसल पे अगर लगे हुए हैं, तो 2.5 से 3 क्विंटल पर हेक्टेयर ये पैदावार को बढ़ाती हैं। ये उसी हिसाब से काम करती हैं जैसे हमारे समाज में किसी बच्चे की शादी करते हैं तो उसके गोत्र को बदलकर किसी, मतलब अपने गोत्र को टालकर किसी दूसरे गोत्र में शादी की जाती है ताकि जो संतान पैदा हो, बेहतर पैदा हो। इसी पर मधुमक्खियाँ काम करती हैं, और जो पोलिनेशन वो फसलों में करती हैं, तो उससे परपरागण जो होता है, उससे फसलों की
अच्छी किस्म बनती है, बीज की किस्म अच्छी होती है और पैदावार में बढ़ोतरी होती है। और जब मधुमक्खी काटती है तो उससे भी किसान भाई जो है, एक मधुमक्खी से किसी किसान भाई ने काट लिया नहीं, एक मधुमक्खी ने किसी किसान भाई को काट लिया तो 6 महीने तक उसको बुखार भी नहीं होगा। तो ये जो है बहुत अच्छा जो है किसानों को फायदा पहुंचाती है, तो उसमें थोड़ी जागरूकता फैलाइए। और इसमें सर एक सबसे बड़े परेशानी जो आज के दिन हम देख रहे हैं कि जो ड्रोन से स्प्रे होती है उसमें जो है कई एकड़ में एक साथ जो है स्प्रे कर दी जाती है, जिसे ये मधुमक्खियां जो कि फसलों की बहुत अच्छी मित्र कीट हैं ये मरती हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा जो है कार्य करने की ज़रूरत है। और पैदावार तो शहद की अच्छी हो जाती है सर, उसमें जो है शहद के साथ साथ हम जो है बी पोलन निकाल लेते हैं और शहद 14 से 15 प्रकार का निकाल लेते हैं, बी ब्रेड तैयार करते हैं, जो बी प्रपोलिस होती है उसका हम टिंचर तैयार करते हैं जो बहुत सी बीमारियों से बचाता है। और तो कुल मिलाकर विनय जी अगर हम बात करें चुनौतियों की, तो आपको खासकर इन बातों पे आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा अपने 1100 बॉक्स का सफर तय करने के लिए। जी बिल्कुल जी ठीक है, तो अब इसका जवाब ले लेते हैं, डॉक्टर सचिन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर सचिन जी, जिस तरीके से हमारे ये उद्यमी हैं इन्होंने बताया कि इन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप इनकी चुनौतियों से कितना सहमत हैं? और अगर इस तरह की चुनौतियां आती हैं तो उन आने वाले जो नए उद्यमी हैं, जो नए किसान इस तरह से जुड़े, वो इन चुनौतियों से कैसे निपटें? जहाँ पर आप खेती करते हो उसमें भी समस्या है, तो आप जो भी किसान जो मधुमक्खी पालक है जो अगर उसको अपना व्यवसाय बनाता है तो जाहिर है उसमें परेशानियाँ आएगी। तो जैसा इन्होंने बताया कि बहुत से किसान जहाँ ये माइग्रेटरी बी कीपिंग करते हैं, तो जैसे हमारा जो सरसों का सीज़न होता है जो अक्टूबर से मार्च तक चलता है, तो इस सीज़न में हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर या वहाँ से भी उत्तराखंड से भी बी पालक जो मधुमक्खी पालक है वो कॉलोनी लेके आते हैं, तो 4-5 महीने वहाँ रखते हैं, तो फिर उससे यहाँ पे जो हनी जमा किया जाता है फिर उससे काफ़ी एक्चुअली उनको लाभ भी मिलता है। और जैसा इन्होंने बताया कि बहुत से किसानों में ऐसा संभ्रम है कि मधुमक्खी या उसमें से जो भी रस है चूस लेगी फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो काफ़ी किसानों को भी पता हो गया है कि उससे एक्चुअली इनको बी पोलन भी मिल रहा है, हनी भी, मधु भी मिल रहा है और आय भी 10 से 300% तक बढ़ जाती है। तो जैसे माइग्रेटरी बी कीपिंग की जो जैसे बात की फोगाट साहब ने, तो इसमें आजकल जो ग्रीन बी ईटर बर्ड है जो एक पंछी है, जो एक्चुअली हमारे यहाँ जो माइग्रेटरी बीकिंग है हम इटालियन बी से करते हैं। इटालियन बी हमारे भारत में 1962 में आई थी, तो वो हमारे जो क्षेत्र है हमारे क्षेत्र से पूरी वाकिफ नहीं है, तो यहाँ पे उसको पंछी बहुत खाते हैं। तो उसमें काफ़ी अभी संशोधन हुआ है कि उसके ऊपर अब हम रिपेलेंट बना रहे हैं कि ताकि वो खेत में अगर रखा जाए तो जो बर्ड है वो आएगा नहीं, इसमें काफ़ी संशोधन हो रहा है। फिर माइग्रेटरी बी कीपिंग में जैसे ये बी बॉक्सेस रात में ले जाते हैं तो उसमें काफ़ी इनको बॉर्डर पे परेशानी होती है, तो हमने भारत सरकार को कृषि मंत्रालय की तरफ से लिखा है, तो काफ़ी बी बॉक्सेस जो ट्रकों में लेके जाते हैं तो इनको काफ़ी उसमें अभी परेशानियों का सामना अभी नहीं करना पड़ेगा। और काफ़ी फिर जो बायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस है जैसे जैविक अजैविक जो भी उनमें मधुमक्खियों में जो बीमारियां आती है उस पर टाइम टू टाइम जो भी दवा है या फिर जो भी उपाय योजना जो करनी है इनको टाइम टू टाइम इनको अवेलेबल किया जा सकता है। जी, तो इन चुनौतियों का सामना जो आप किसान भाई कर रहे थे या फिर जो विनय जी ने अपने इस कार्यकाल के दौरान में जो चुनौतियों का सामना किया, उन चुनौतियों का समाधान कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। और जिस तरीके से डॉक्टर सचिन जी ने बताया कि समय के साथ साथ चीज़ें बदल गई हैं और किसानों में भी जागरूकता आई है, तो कहीं ना कहीं उन समस्याओं का निदान अब काफ़ी हद तक देखा जा रहा है। डॉक्टर देवेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर देवेंद्र जी, अगर हम जाने कि सही समय, क्योंकि हमने देखा कि समय का भी कई बार समझ नहीं होती कि कौन से समय में शुरुआत करनी चाहिए, सही समय को कैसे पहचानें, और जिस तरीके से बताया कि स्थान का चुनाव करना बहुत आवश्यक है, सही स्थान कौन सा होना चाहिए, क्या फसलों के बीच में जगह बनाई जाए कि फसलों से दूर जगह बनाई जाए, वनीय क्षेत्र में जगह बनाई जाए, कौन सी जगह पर सही स्थान होना चाहिए। साथ ही एक शब्द कई बार जिक्र हो रहा है माइग्रेटरी को लेकर, क्या माइग्रेटरी ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए मधुमक्खी पालन किया सकता है, या फिर बिना माइग्रेट किए भी आप एक जगह पर रहकर भी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं? नहीं, अगर व्यावसायिक मधुमक्खी पालन की हम बात करते हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मधुमक्खी क्या है कि जैसे सीधी बात है कि उसको नेक्टर और पोलन की आवश्यकता होती है, तो नेक्टर पोलन फूल से मिलता है, तो एक जगह अवेलेबिलिटी फूल की होना बड़ा मुश्किल होती है। तो ये होता है कि जहाँ जैसे अभी बात की कि हम शुरुआत कब करें, अगर उत्तर भारत की हम बात करें तो जैसे मैं बताया कि सरसों का जब सीज़न है
उस समय दिसंबर जनवरी में अगर मधुमक्खी पालन की हम शुरुआत करते हैं तो अच्छा समय माना जाता है। साथ ही साथ उसके बाद जो है हम माइग्रेट करते हैं। जैसे कई बार जो है आपका हम जो गर्मी का समय होता है उसमें आपके जो हिल्स एरिया होता है, जैसे कश्मीर की बात करें या उत्तराखंड की बात करें या आपकी जो है बात करें, तो वहाँ ये है कि आप मल्टी फ्लोरा होता है, यानी कि बहुत फूलों का फ्लोरा होता है। तो उस समय वहाँ माइग्रेट करते हैं। जहाँ अगर सूरजमुखी का क्षेत्र है उस समय सूरजमुखी के क्षेत्र में ले जाते हैं। कहीं नीम का अगर फ्लोरा है तो नीम का भी के पास भी ले जाते हैं। यूकेलिप्टिस का है तो वहाँ भी ले जाते हैं। विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं उनके फूल के पास भी हम उनको लेके जाते हैं। तो मधुमक्खी के लिए हमेशा अवेलेबिलिटी फूल की होनी चाहिए। अगर फूल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर हमको उनको आर्टिफिशियल फूड देना पड़ेगा, क्योंकि उनको जिंदा रखने के लिए हमको फिर चीनी और पानी का घोल बना के उनको बीच बीच में देना पड़ेगा ताकि वो जिंदी रह सके। उसको भी बहुत लंबे समय तक हम नहीं रख सकते कि सिर्फ हम जो है इसी फूड के जरिए उनको चलाते रहें। तो ज़रूरी है कि अच्छा अगर हमको व्यवसाय करना है, अच्छा हमको पैसा कमाना है, तो निश्चित रूप से हमको माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट करने के लिए पहले आपको पूरा चार्ट होना चाहिए आपके पास कि पूरे साल भर कहाँ कहाँ फ्लोरा होता है। वो लोकेशन यानी कि चुनाव जो जगह का है वो आपको पहले ही पता होना चाहिए। जब भी आप चुनाव करते हैं किसी जगह का, उससे पहले आप खुद एक बार साइट विजिट करिए। वहाँ विजिट करने के बाद में देखिए कि यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी क्या है, फ्लोरा की अवेलेबिलिटी क्या है। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो हाईवे रोड है उनके पास ना रखें, उनसे कुछ दूरी पे जो है अपना जो परिवार है मधुमक्खी का वहाँ रखें। क्योंकि कई बार क्या कि जब मधुमक्खी उड़ान भरती है तो उसमें जो है हाईवे रोड के कारण जो ट्रैफिक चलता है उससे कई बार मधुमक्खी को क्षति होती है। और जो ट्रैफिक चल रहा है उनमें उन लोगों को भी परेशानी होती होगी। जी, उन लोगों को भी परेशानी होती है। तो कई चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मधुमक्खी की साइट का चुनाव कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और अगर आप मधुमक्खी पालन से जुड़ते हैं तो ये कुछ खास बातें हैं जो मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जब आप इस क्षेत्र में कदम बढ़ाएंगे, अगर इन बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे तो आपके नुकसान की जो गुंजाइश है वो ना के बराबर होगी। और आमदनी जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर आपकी आमदनी भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। कुछ और बातों को समझेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया और छोटे से ब्रेक के उस पार चर्चा जारी है। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श।